चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपको फॉर्म टैब बताया था, तो फॉर्म टैब में ही आपको कुछ नए एट्रीब्यूट्स बताते हैं। जैसे कल फॉर्म में हमने देखा था कि हम टेक्स्ट ले रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, टेक्स्ट एरिया हमने लिया, रेडियो बटन लिए, चेक बॉक्सेस लिए, और हमने जो है सबमिट बटन और रीसेट बटन का हमने यूज किया। इसी तरीके से कुछ और एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट जो हम यूज करेंगे वो है हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नाम मांगते हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, जैसे हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। सीधे बॉडी टैग स्टार्ट कर रहे हैं, हेड टैग नहीं लिख रहे हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने कल भी देखा था, नाम मांगा था हमने, तो सपोज हम कह रहे हैं यहाँ पे एंटर योर नेम, और बी आर टैग लगा करके हम नाम चाहते हैं तो हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपने कल सीखा ही है। यहाँ पर अगर आपको लेंथ की लिमिट देनी है तो आप लेंथ लिख देंगे, मैक्स लेंथ दे देंगे। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स यूजर फीड कर सकता है, और यहीं पर आप एक यहाँ पर एट्रीब्यूट लिख देंगे रिक्वायर्ड। अब आप इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। और नीचे हम यहाँ पर बटन बना दे रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और ये हमने एक फॉर्म बनाया, ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं इसको हम फॉर्म 2 के नाम से। तो देखिए यहाँ पर सबमिट हमने लिखा हुआ है, और यहाँ आपका एंटर योर नेम का ऑप्शन है। देखिए जैसे हम पॉइंटर यहाँ लाते हैं, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिखने से ये फायदा हमें मिलता है कि ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन पर एक टिप फ्लैश होती है। आप देख रहे हैं पॉइंटर को यहाँ लिखने पर, रखने पर, सिर्फ पॉइंटर यहाँ प्लेस कर रहे हैं, हमने क्लिक भी नहीं किया है, पॉइंटर को यहाँ लाए हैं, तो स्क्रीन टिप फ्लैश हो रही है और उसमें लिखा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड, यानी कि आपको इस फील्ड में डाल कुछ कंटेंट डालना है। इन केस आप अगर नहीं ध्यान देते हैं या आप बिना कुछ किए बाय मिस्टेक यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये वार्निंग आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। तो ये जो वार्निंग आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अगर हम ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दें तो फिर आपको जो है यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ दिया है, अगर हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, सपोज सेव कर रहे हैं और यहाँ आएंगे, तो पॉइंटर यहाँ रखने पर देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है, और बाई चांस हम इसे ना करके यहाँ पे सीधे सबमिट बटन पे क्लिक भी कर दें तो स्क्रीन पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, माने वो आपको वार्न नहीं करेगा, वो कोई भी वहां पर कुछ एक्शन नहीं लेगा। लेकिन आपने देखा कि अगर हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डालते हैं तो यहाँ पर ये चीज इस तरह से अप्लाई होती है, फॉलो होती है। तो आपको ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज मिलता है। तो कई बार आप जैसे देखते हैं कि कोई फॉर्म आप भरते हैं तो कुछ फील्ड उसमें मैंडेटरी होती हैं, कंपलसरी है, आपको उन्हें भरना ही भरना है, तो वहां पर आप ये वैलिडेशन इफेक्ट अप्लाई लगा सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि फॉर्म में जिस फील्ड के लिए कंटेंट जरूरी है, जहां हमें चाहिए ही चाहिए कि यूजर से कि उसका हमें डेटा चाहिए, तो वहां पर हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के बाद में नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट यूजली तब यूज किया जाता है एक्चुअली जब आपको कोई ऐसा वैल्यू लेना है जिसका एक स्पेसिफिक पैटर्न हो, आप देना चाहते हैं, और एक स्पेसिफिक पैटर्न उसका एक्सप्रेशन आप लेना चाहते हैं कि भाई इसी तरीके से डेटा दिया जाए, तो वहां पर आप पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, या तो फिर कोई पासवर्ड लेने के लिए, और डेट या ईमेल आईडी वगैरह के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हम आपको एक वैल्यू यहाँ पे लेके दिखा रहे हैं पैटर्न के लिए। जैसे मान लीजिए हम पासवर्ड ही मांग रहे हो, अगर यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ये हमने पासवर्ड लिया है,
पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर हमने टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लगाया। अब अगर खाली टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देते हैं तो आप कल देख चुके हैं कि इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट मास्क हो जाता है, मतलब उसपे मास्क लग जाता है। पासवर्ड देते ही आपको पता है, आपने यहाँ पे नाम दिया और यहाँ जो भी पासवर्ड देंगे तो मास्क लग जाता है ना, उसके बाद सबमिट बटन है आपका। लेकिन अब अगर आप पासवर्ड को भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन में रखना चाहते हैं, एक फिक्स पैटर्न में देना चाहते हैं, तब क्या कर सकते हैं? तब यहाँ पर इसका पैटर्न भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन करेंगे? पैटर्न इज इक्वल टू, अब डबल कोट्स लगा देते हैं कि हमने कहा भाई फिक्स है, पैटर्न में क्या क्या दिया जा सकता है। हमने कहा कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की वैल्यू दी जा सकती है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की वैल्यू दी जा सकती है। एक तो हमने ये फिक्स कर दिया। उसके बाद हम नंबर्स के लिए भी देना चाहते हैं, तो यहाँ करली ब्रेसेस लगाएंगे और नंबर्स दे देंगे कि जैसे हमने कहा कि जो मतलब जैसे हमने कहा कि कितना मैक्सिमम, हमने कहा जैसे 8 कैरेक्टर की लिमिट है कि अधिक से अधिक 8 कैरेक्टर तक का पासवर्ड दिया जा सकता है, तो 1,8 लिख देंगे। 1 का मतलब है मिनिमम 1 कैरेक्टर और 8 का मतलब है मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपको देना है। अब हम इसे यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर रन कराते हैं। नाम दिया और यहाँ पर पासवर्ड दिया। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए तुरंत, क्योंकि पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो वो कहता है कि प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, है ना। तो पैटर्न लगने से ये फायदा होता है। हाँ, अब अगर मान लीजिए हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कैरेक्टर दे रहे हैं या 8 से कम देते हैं, तो सबमिट करने पर वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारा पैटर्न एट्रीब्यूट होता है जिसको आप यूज करते हैं, और इसके थ्रू आप जो है एक एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि भाई कंटेंट जो है वो आपके पैटर्न के फिक्स पैटर्न के अनुसार ही यहाँ पर आए। तो ये जो है आपका पैटर्न एट्रीब्यूट है। अगला एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस आ जाए, मतलब वो हाईलाइट हो जाए। कैसे? आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। हम्म, एक चीज और मैं बता देती हूँ, बीच में रोक के बता रहे हैं हम ये चीज क्योंकि पहले हमने बताया नहीं है। जैसे HTML में कई बार क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए ये पासवर्ड वाला जो लाइन है, फिलहाल हम नहीं देना चाहते, लेकिन हम इसे हटाना भी नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जब हमारा पेज वहां पर दिखाई दे तो ये लाइन ना आए। तो इस सिचुएशन में जब हम HTML के किसी कंटेंट को डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो अगर एक लाइन में लिखा हुआ है, तो एक लाइन में डिसेबल करने के लिए तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे यहाँ पर ये और ये इस तरह से लिखेंगे। और जितना भी कंटेंट आपको नहीं चाहिए, जैसे हमें यहाँ तक नहीं चाहिए सपोज, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में ये लगाएंगे और इसे इससे क्लोज कर देंगे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए होता है ये चीज। जब भी कोई चीज को इन इसके और इसके बीच में रख दिया जाता है, तो वो चीज जो है आपकी लिखी तो रहती है, डिलीट तो नहीं हुई पेज से, लेकिन वो डिसेबल हो गई। अब अगर इसे सेव करके और हम यहाँ पे रन कराएं तो देखिए पासवर्ड वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल पासवर्ड हम नहीं लेना चाहते थे, नेम ही मांग रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर हमें यूजर से उसका नाम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मान लीजिए चाहिए, तो हमने कहा एंटर योर फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से कॉपी करा रहे हैं, पेस्ट, एंटर योर लास्ट नेम। इस हिस्से को भी हम डिसेबल कर रहे हैं।
तो ऐसे तो देखिए अगर हम देते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन है, आप फर्स्ट नेम लिखिए, यहाँ पर लास्ट नेम लिखिए और सबमिट कर दीजिए। लेकिन अब हम यहाँ पर जो है एक अपना एट्रीब्यूट लगाने जा रहे हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली इनपुट एलिमेंट को फोकस दे देता है, माने उसे हाईलाइट कर देता है। कैसे हाईलाइट करता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे जहाँ रिक्वायर्ड लिखा है, रिक्वायर्ड हटा देते हैं, अब हम यहाँ पे देते हैं ऑटो फोकस। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए जिस जगह पर हम हैं वहां पर ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, बॉर्डर बन गया ऐसे चौड़ा चौड़ा, है ना। ये देखिए, तो जिस बॉक्स में आप डाटा डाल रहे हो उसको फोकस कर दिया उसने, हाईलाइट करके बता रहा है। अगर आप दूर से भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और अभी फिलहाल इस बॉक्स में कंटेंट लिखा जा रहा है। ये होता है ऑटो फोकस का ऑप्शन। ठीक है। ऑटो फोकस के बाद में और आप क्या कर सकते हैं, ये तो फॉर्म के तो सारे आपके एलिमेंट्स हो गए हैं, बस एक दो चीजें रह गई। जैसे आपको डेट लेनी है, डेट आपको एक्सेप्ट करनी है, तो डेट को एक्सेप्ट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, ये आप कर देंगे, बस सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए टाइप इज इक्वल टू डेट देने पर ऑटोमेटिकली डेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ हैं तो देखिए यहाँ पे DDMMYY भी ले सकते हैं, और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पर कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप डेट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट की मान लीजिए डेट है सपोज 10th ऑफ कोई भी मंथ ले लेते हैं, दिसंबर ले लेते हैं, और 1999, तो क्या करेंगे, इतना पुराना जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे। अब ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप स्क्रॉल करें तो ईयर ऐसे मिल जाएंगे, स्क्रॉल करने पर ही मिल जाएंगे। तो आपको कौन सा ईयर चाहिए, आपको चाहिए 1999, तो यहाँ से आपको 99 मिल गया, आप इस पर क्लिक करें। फिर कौन सा मंथ चाहिए वो मंथ यहाँ से ले लीजिए, कौन सी डेट चाहिए वो डेट यहाँ से ले लीजिए, और देखिए ऐसा करते ही ऑटोमेटिकली वो डेट वहां पर आ जाएगी। तो टाइप इज इक्वल टू डेट डालने से ये डेट फॉर्मेट लेता है। ऐसे ही ईमेल के लिए मैं कल आपको बता ही चुकी हूँ कि ईमेल का, ईमेल तो कल बताया है आप लोगों को, तो ईमेल तो टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नहीं, ईमेल लेनी है तो उसके लिए भी दे सकते हैं, एंटर योर मेल आईडी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ओके। तो यहाँ पर जो है आप अपना मेल आईडी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मेल आईडी देनी है अपनी मेल आईडी यूज कर सकते हैं। मेल आईडी के बाद में नेक्स्ट आपका जो है, जब आप कोई रेंज देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई एक इनपुट आपको वैल्यू लेनी है, मान लीजिए कोई नंबर आप इनपुट करा रहे हैं और उसकी एक रेंज है, जैसे कहते हैं ना कि ग्रेडिंग कीजिए हमारी 1 से 10 के बीच में ग्रेडिंग कीजिए या 1 से 5 के बीच में ग्रेडिंग कीजिए, तो एक रेंज टाइप का आप एलिमेंट आप वहां देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर रेंज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। और रेंज एट्रीब्यूट को देने के लिए मतलब रेंज एलिमेंट है, दो तरीके से यूज होता है, दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको। पहले जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 से लेकर के 10 तक का कोई वैल्यू या 1 से लेकर 100 तक की कोई वैल्यू हमें चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, एंटर नंबर
बिटवीन 1 to 100, यानी हमें यूजर से नंबर चाहिए 1 से 100 के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसके लिए क्या देंगे, वही इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अगर हम खाली नंबर लिखते हैं और सेव करते हैं तो बस ये है कि ये नंबर यहाँ आ गया है आपके पास ऑप्शन में। आप यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे, देखिए टाइप इज इक्वल टू नंबर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आपके बन गए स्पिनर्स। इन बटन्स को क्या कहते हैं, स्पिनर्स कहते हैं। नीचे वाला बटन लोअर स्पिनर कहलाता है, ऊपर वाला बटन अपर स्पिनर कहलाता है। लोअर स्पिनर का काम बॉक्स में दी गई वैल्यू को घटाने का होता है, डिक्रीज करने का होता है। अपर स्पिनर जो होता है बॉक्स में दी गई वैल्यू को इंक्रीज करता है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू डाल सकते हैं, 89 डाल दिया या जो भी डालना है। और अगर आप 89 से कम करना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक करके भी कम कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू नंबर देने से आपको ये एडवांटेज यहाँ पर मिल गया। लेकिन इसमें लिमिट फिक्स नहीं हुई है ना, हमने कहा तो था कि 1 से 100 तक डालो, लेकिन अगर अब इसके आगे कोई कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे तो दे सकता है। पर हम चाहते हैं कि नहीं, 1 से 100 मतलब कि 1 से 100 ही हो, ना 1 से छोटी वैल्यू दी जा सके ना 100 से बड़ी वैल्यू दी जा सके। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जहां आपने कहा है टाइप इज इक्वल टू नंबर, वहीं पर आप इसको देंगे min इज इक्वल टू, डाल देंगे वैल्यू 1 एंड मैक्स इज इक्वल टू 100, ये लिख देंगे। तो मिन और मैक्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये एक रेंज फिक्स कर दे रहे हैं, मतलब कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 100 तक की वैल्यू फीड की जा सकती है। तो अब आप जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जब आप जैसी वैल्यू डालेंगे, यहाँ आएंगे तो ये है। और आप इसे कितना भी बढ़ाएं, आप इसको बढ़ा करके मैक्सिमम 100 तक ही ले जा सकते हैं। इसके ऊपर देखिए क्लिक करने पर भी आप नहीं दे रहे हैं। और अगर आप 1000 लिख करके जाते भी हैं तो अभी तो खैर इसमें हमने एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की है, लेकिन आगे हम ये वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसकी एक अलग से फाइल बनती है, तो हम ये वैलिडेट भी कर सकते हैं कि 100 से ज्यादा दिया है तो एक एरर डिस्प्ले करिए। लेकिन फिलहाल अभी एरर तो डिस्प्ले नहीं होगी, बट हाँ ये है कि एक लिमिट हो जाती है कि आप स्पिनर के थ्रू मैक्सिमम ये और मिनिमम आप जो भी आपने एक वैल्यू स्पेसिफाई की है वहां तक ही अपनी वैल्यू फीड कर सकते हैं। उससे कम वैल्यू भी आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू आप ये काम करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप रेंज देते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि शॉपिंग वेबसाइट्स में जो रेट्स का एक वो बार बनी होती है वहां पर, तो आप पीछे जाते हैं तो रेंज के मतलब रेट्स की वैल्यू कम होती है और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो रेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो उस तरीके का अगर आपको काम करना है तो आप उसके लिए यहाँ पर रेंज एलिमेंट का यूज करते हैं और तब ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे रेंज के लिए, यहाँ पर यही चीज हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया वहां पे एंटर सैलरी लिख दिया, मान लीजिए एंटर योर सैलरी। यहाँ पे देंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, टाइप में ही डालना है रेंज। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी वही कि भाई अब हमें पता है कि मान लीजिए हमारी कंपनी में सैलरी अगर हम दे रहे हैं तो कम से कम सैलरी किसी भी व्यक्ति को अगर मिल रही है तो कम से कम सैलरी मान लीजिए मिल रही है 10,000, और ज्यादा से ज्यादा जो सैलरी मिल रही है वो मान लीजिए 85,000 मिल रही है। तो ये हमने यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू रेंज में आकर के कर दिया। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आपके पास स्पिनर्स आ गए थे, टाइप इज इक्वल टू नंबर डालने पर स्पिनर्स आते हैं, लेकिन टाइप इज इक्वल टू रेंज डालने पर ये एक रेंज की बार आती है। आप आगे बढ़ सकते हो और आप ड्रैग करके पीछे जा सकते हैं। तो सैलरी तो खैर मतलब एक हमने एक मतलब वेग फिगर लिख दी है वैसे तो। इसके लिए जैसे हम्म,
सर्विस बिटवीन 1 to 10, हमने रेट मतलब फीडबैक के लिए दिया कि हमारी सर्विस को आप रेट कीजिए, और यहाँ पे हमने कहा कि मिनिमम जो है वो 1 है, 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू है, आप रेट कीजिए ग्रेडिंग के लिए, और यहाँ है और रिफ्रेश, है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रेंज एलिमेंट था, टाइप इज इक्वल टू रेंज, ये आपने यूज किया। ऐसे ही अगर आपको टाइम मांगना है तो टाइम आप लेते हैं, टाइम के लिए भी वही है, एंटर टाइम ऑफ मीटिंग, ये आपने मान लीजिए लिया, आपको मीटिंग का टाइम एक्सेप्ट कराना है सपोज, तो यहाँ पर वही इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, बस सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टाइम के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, आपके आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्लॉक भी दिखेगी, आप जो भी देना चाहें उस हिसाब से भी दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा हमारी मीटिंग का टाइम मान लीजिए 8 बज करके, डायरेक्टली आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, मैंने कहा कि 8 बज करके मान लीजिए 15 मिनट और सुबह का, तो ये इस तरह से सिलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। तो ये टाइम ऑप्शन होता है, टाइम आप ले सकते हैं फॉर्म में। इस तरीके से अगर आपको यूआरएल लेना है तो यूआरएल जैसे किसी की वेबसाइट लेनी है, वही एंटर और वेबसाइट यूआरएल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू यूआरएल, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, ये वेबसाइट का यूआरएल जैसे हमने मान लीजिए दिया www.nitec.india.co.in। ये सारी चीजें जो है आप फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं, फॉर्म में इतनी ही चीजें हैं जो आपको चाहिए, इतना आप सब यूज करके देखिएगा। और अगर कोई डाउट है, एक बार एक फॉर्म बना करके देख लीजिएगा ठीक से, जिसमें कि कम से कम सारी चीजें आपने यूज की हो। फॉर्म तो आपने भी पहले बहुत सारे देखे होंगे, तो अब आप देखिएगा कि कोई ऐसा फॉर्म आप भी बनाए जिसमें सारी चीजें आप यूज करके देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि फॉर्म में सारी चीजों को कैसे डालना होता है। और कहीं किसी चीज में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताइएगा, तो हम उसको आपको बताएंगे कि कैसे उससे मतलब अगर कोई गलती है तो वहां पे क्या आप गलत कर रहे हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारा फॉर्म टैग था। फॉर्म टैग अब पहले आप इसमें सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। पहले तो इतना ही ले लीजिए, इतनी स्क्रीन का ले लीजिए और लेके बताइए मुझे कि ले लिया है मैम। ले लिया। यस मैम। ओके, अब ये बाकी का ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम अपने वेब पेज पर मीडिया को एम्बेड करना या इंसर्ट करना सीखेंगे। एक नया पेज यहाँ पर बना रहे हैं हम, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे मीडिया को इंसर्ट किया जाता है, और मीडिया में दोनों चीजें देखेंगे, ऑडियो और वीडियो, दोनों चीजें हम देखेंगे। तो पहले तो अपने बेसिक टैग्स यूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं एक ऑडियो फाइल।
ऑडियो फाइल को जब भी आपको इंसर्ट करना होता है, तो ऑडियो फाइल को इंसर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं ऑडियो टैग का। ऑडियो टैग एक कंटेनर टैग है जिसे आप ओपन और क्लोज दोनों करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहीं पर ऑडियो फाइल आए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑडियो और यहाँ लिख देते हैं कंट्रोल्स, और लास्ट में इसे हम क्लोज भी करते हैं। अब आपको ऑडियो फाइल लेके आनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे, इसका एक चाइल्ड एलिमेंट है, या इसका सब एलिमेंट हम कह सकते हैं सोर्स। सोर्स SRC इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम उस ऑडियो फाइल का पूरा एड्रेस लगाएंगे। जो भी एड्रेस होगा, वो तो ऑडियो फाइल कहाँ पड़ी है ये तो हम ही को पता होगा, वो फाइल हम लेके आएंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू ऑडियो ऑब्लिक OGG। OGG एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऑडियो के लिए यूज किया जाता है। OGG एक तरीके की ऑडियो फाइल्स ही होती हैं। तो ये यहाँ पर OGG हम तब यूज करते हैं अगर हमने, हमारी फाइल का एक्सटेंशन OGG है। नहीं तो हम MP4 या सॉरी MP3 भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं पहले हमारे पास ऑडियो फाइल है कौन सी, तो हम उसे यूज करके दिखाते हैं आपको। कोई ऑडियो फाइल अगर हमारे पास पड़ी है तो पड़ी नहीं है। एक ऑडियो फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ इसमें तो पड़ी नहीं है। अगर आज नहीं भी होगा तो फिर कल बता देंगे आपको। यही ले लेते हैं। फाइल को का एड्रेस लेके आते हैं। फाइल हमारी जिस लोकेशन पे पड़ी है हम उसी लोकेशन में जाएंगे। ये हमारे पास एक फाइल है, इस फाइल का एक्सटेंशन MP3 है। देखते हैं अगर ये चल जाएगी तो, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में इसको करके दिखाएंगे। इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, ताकि हम इस फाइल का पूरा एड्रेस ले सकें। कॉपी, और यहाँ पर हमारे हमने पेस्ट किया। अभी हमें फाइल का नाम लेके आना है, वापस हम नहीं जाएंगे, फाइल का पूरा नाम लेकर जाएंगे और पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर भी फिर OGG की जगह हम MP3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो हमने फाइल यहाँ पे लिया वो MP3 फाइल है। अब हम इसे सेव करेंगे, मीडिया के नाम से कर देते हैं, media.html। सेव करा हमने, और हम इसे रन करा के देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमने एक ऑडियो फाइल के लिए लिया, तो आपको पता है कि ऑडियो फाइल है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये एक पूरा बार बन के आ गया ऑडियो का। प्ले का बटन है, हम प्ले करेंगे तो हमारा म्यूजिक चल रहा है। आपको सुनाई दे रही है ये आवाज? ये म्यूजिक की आवाज आपको सुनाई दी थी? कोई भी एक जना बता दीजिए। आई थी ना? Yes. तो कैसे ये प्ले करा है, तो ये म्यूजिक की है। आपके पास ये पूरा टाइमिंग है। यहाँ ऑडियो कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल भी है। ये बार है, आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल बार के थ्रू आप वॉल्यूम को हाई या लो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वेब पेज पर कभी भी अगर आप चाहें तो एक ऑडियो फाइल को ऐसे यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो ये मीडिया में हमने अभी केवल ऑडियो देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम वीडियो भी ऐड करना सीखेंगे कि वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं। आज के लिए इतना ही है, इतना ही आप लोग करिएगा, ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, कुछ कल का पूछना हो तो प्लीज बताइए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग।
मैम इसमें लास्ट में टाइप ऑडियो MP3 जो लिया है इसको क्या कहेंगे? इसको इसलिए लिया जाता है, देखिए टाइप में हम पहले तो ये बताते हैं कि फाइल हमारी ऑडियो फाइल है, और ऑब्लिक करके हमें फाइल का एक्सटेंशन देना होता है। जैसे बहुत सारी ऑडियो फाइल्स ओजीजी फाइल्स भी होती हैं, आज की डेट में ओजीजी फाइल्स भी चलती हैं आपकी। ओजीजी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ऑडियो फाइल्स को सेव करते हैं। तो जिस एक्सटेंशन की आपकी फाइल है वही एक्सटेंशन आपको देना है। जैसे आपने देखा ना कि हमने जब म्यूजिक फाइल को डाउनलोड किया था, तो हमारी जो फाइल थी, ये म्यूजिक में पड़ी है ये वाली फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या है? अगर आप इस पे राइट क्लिक करके देखें तो, या यहाँ पे देखिए तो दिखा रहा है ना नीचे कि एक्सटेंशन क्या है, MP3 है। MP3। तो जो एक्सटेंशन फाइल का यहाँ पर है, अगर MP3 फाइल लिए तो MP3 होगा, WAV एक्सटेंशन भी होता है तो WAV एक्सटेंशन है तो WAV देना है। माने वो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये वाला एक्सटेंशन है, और फाइल का टाइप क्या है, फाइल एक ऑडियो फाइल है। तो ऐसे ही जब वीडियो लगाना होगा तो आप पे वीडियो दिया जाएगा, और इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए दिया जाता है ये। तो जी। ये हमने फॉर्म एलिमेंट हमारे पूरे हो गए हैं, हम ऑडियो देख सीख लिया है। अब अगली क्लास में जहां तक है मुझे लगता है HTML5 की भी सारी चीजें हमारी साथ साथ चल रही है। एक क्लास और HTML की आपकी बची है, उसके बाद अब हम CSS करेंगे, तो वो क्लास कल होगी आपकी, और कल HTML हमारा खत्म हो जाएगा।